Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu newspaper analysis for current affairs and this is prelims based basically. So पहला वीडियो एडिटोरियल का हमने ऑलरेडी बना दिया है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगी, तो आप एडिटोरियल भी देख लीजिए। बहुत अच्छे एडिटोरियल्स आ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों ही हम कवर करते हैं। सो जिसको भी पोर्टल ज्वाइन करना है तो TEMSIS.com से ज्वाइन कर सकता है, नीचे लिंक दी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इन ग्रुप्स को एंड फील फ्री टू शेयर देयर एंड वहाँ पे आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और क्वेश्चंस के जो वहाँ पे बच्चे जो शेयर करते हैं उनके फ़ायदे भी उठा सकते हैं। तो यू कैन ज्वाइन अस देयर। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर। इनमें से किसका मेंबर इंडिया नहीं है? फर्स्ट इज आसियान, सेकंड इज मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन, थर्ड इज ईस्ट एशिया समिट। इनमें से किसका मेंबर इंडिया नहीं है? आपको करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। पहला है 1 ओनली, दूसरा है 1 and 3 ओनली, तीसरा है 2 and 3 ओनली, या चौथा है 1, 2 and 3 ओनली। तो इसमें एक एक करके देख लेते हैं। मेकॉन्ग गंगा का इंडिया है, ईस्ट एशिया समिट का इंडिया है, आसियान का इंडिया नहीं है, तो A1 ओनली विल बी द आंसर। तो इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आदर्श स्मारक स्कीम। आदर्श स्मारक स्कीम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला कह रहा है कि इट एम्स टू प्रमोट बेसिक टूरिस्ट फैसिलिटीज़ एज वेल एज इन वेल नोन हिस्टोरिकल साइट्स। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ एन इनोवेटिव स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी A1 ओनली। पहला तो सही है, दूसरा गलत है। क्यों दूसरा इसलिए गलत है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म नहीं, इसका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये किया जा रहा है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, थोडुम बट्टम इज़ अ फोक आर्ट फॉर्म प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। द थोडुम बट्टम किस स्टेट का फोक आर्ट फॉर्म है? ऑप्शन आर A केरला, B तेलंगाना, C तमिलनाडु, या D आंध्र प्रदेश। द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी C तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। एंड थुडुम्बू जो है, इट्स अ परकशन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द कोंगू रीजन। कोंगू रीजन जो है आपका वहाँ का है, तमिलनाडु में, सलेम डिस्ट्रिक्ट में आता है। एंड थुंडुम बट्टम जो है, इट्स अ फोक आर्ट फॉर्म प्रिवेलेंट इन द विलेज अराउंड करमदई विच इज़ अ स्मॉल टाउन फ्रॉम कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। तो आगे बढ़ते हैं न्यूज़ एनालिसिस की तरफ। पहले लास्ट में आते हैं, सबसे अंतिम से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ आइटम्स हैं आज भी, तो लास्ट से एकदम स्टार्ट करेंगे अपन। पहला है, IITM मद्रास एंड जर्मन इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिंग टू डेवलप ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस। तो IIT मद्रास ने और जर्मनी का इंस्टीट्यूट है जो दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं फॉर फॉर्मिंग सम ऑफ द न्यू मटेरियल्स फॉर ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस। ठीक है ना। अब ये जो स्कीम प्रोजेक्ट है, इसको लिया गया अंडर द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन और स्पार्क स्कीम। याद रखिएगा, स्पार्क स्कीम के अंतर्गत ये कोलैबोरेशन किया जा रहा है। IIT मद्रास और जो जर्मन इंस्टीट्यूट है, इनका कोलैबोरेशन स्पार्क स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है, SPARC। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ओके, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन या स्पार्क स्कीम, इसके थ्रू बेसिकली ये किया जा रहा है। अब इसमें इस स्कीम में होता क्या है, इट एम्स टू डेवलप द अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन इन एंटीसिपेशन ऑफ ट्रांजिशन टू हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी। अब हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो स्पार्क स्कीम का नहीं बता रहे हैं, बेसिकली स्कीम इस स्कीम के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि इसमें प्रमोट किया जाता है एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को, मतलब प्रमोट किया जाता है स्कीम के अंतर्गत कि जो एकेडमिया है, जैसे कि एकेडमिया क्या है यहाँ पर, एकेडमिया यहाँ पर IIT मद्रास है, और उसके साथ जो आपका रिसर्च कोलैबोरेशन करने के लिए जैसे जर्मन इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च कोलैबोरेट किया, तो ये स्पार्क स्कीम के अंतर्गत यही किया जाता है कि अलग अलग सोल्यूशंस ढूंढने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी सोल्यूशन ढूंढने के लिए कि जो पोल्यूशन करने वाली टेक्नोलॉजीज है उनके जगह पे कोई अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी लाओ। स्पार्क जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है एंड लगभग 66 लाख हैज़ ऑलरेडी बीन एलोकेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। याद रखने वाली बात ये है। ओके, अब इस बेसिकली इसमें क्या यूज़ किया जा रहा है, इसमें यूज़ किया जा रहा है वाटर इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कन्वेंशनल मेथड्स होते हैं जनरेट करने के हाइड्रोजन, क्योंकि अभी जो कंट्री है वो हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव करेगी धीरे धीरे, तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का जो नॉर्मल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, वो लार्ज क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और उससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आते हैं। लेकिन अभी जो नया मेथड है उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की जाती है, मतलब कि
वाटर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसमें कि H2 और O2 के बीच में वाटर को तोड़ा जाता है। ये फैसाइल है एंड हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हाई प्योरिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो हाई प्योरिटी हाइड्रोजन निकालने के लिए वाटर इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो काफ़ी अच्छा मेथडोलॉजी है और उसमें पोल्यूशन भी कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली मेथड है जिसका यूज़ किया जाता है एंड ये IIT मद्रास और जर्मन इंस्टीट्यूट से मिलकर के स्पार्क स्कीम के अंतर्गत, जो कि HRD मिनिस्ट्री की स्कीम है, उसके अंतर्गत ये किया है, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी और ऊपर की तरफ आते हैं। सेबी ईजेस प्रेफरेंशियल इशू प्राइसिंग नॉर्म्स फॉर कंपनीज। कल भी मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं, ये दोबारा रिपीट करने के लिए बता रहा हूँ। देखो प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या होते हैं, जैसे मेरे पास सपोज 10 शेयर हैं, नॉर्मल अगर मैं पब्लिक लिस्ट करूंगा इससे तो इन 10 शेयर को कोई भी खरीद सकता है ना, कोई भी खरीद सकता है इन 10 शेयर को। लेकिन जब प्रेफरेंशियल शेयर होता है तो मैं अपने इन 10 शेयर्स को किसी सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ही बेचने के लिए अलाउ करूंगा, ओके। तो उसको सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ही खरीद सकते हैं, सब लोग नहीं, पूरी पब्लिक उसको नहीं खरीद सकती है। जब पब्लिक ऑफर होता है तो पब्लिक में कोई भी खरीद सकता है, ठीक है ना। 3 अलग अलग टाइप के हैं, एक होता है जैसे पब्लिक ऑफर हो गया, पब्लिक में तो कोई भी खरीद सकता है, आप मेरे जैसे लोग भी खरीद सकते हैं। दूसरा हो गया ये प्रेफरेंशियल, जिसमें कि मैंने एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ लोगों को ही अलाउड किया। और तीसरा होता है राइट्स बेस। राइट्स शेयर क्या होता है, जिसमें कि आपने ऑलरेडी कंपनी में कुछ शेयर होल्ड कर रखे हैं और उस पर आपका क्या है, कंपनी के डिविडेंड में आपका राइट आ जाता है, कुछ राइट्स आपके आ जाते हैं। तो जैसे ही शेयर्स निकलेंगे तो आपको राइट बेस्ड शेयर आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना, वो राइट बेस्ड हो गए। डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट ड्यूरिंग पैंडेमिक, अब ये निकाला है स्टॉकहोम बेस्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। नाम याद रखिएगा आइडिया इंस्टीट्यूट का। अगर आपसे कोई पूछता है कि आइडिया इंस्टीट्यूट या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ये कहाँ पर है, तो ये स्टॉकहोम बेस्ड इंस्टीट्यूट है, स्वीडन, स्टॉकहोम, बेसिकली स्वीडन की कैपिटल ही है स्टॉकहोम, तो वहाँ पे बेस्ड है ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इन्होंने ये कहा है बेसिकली कि पैंडेमिक के टाइम पे क्या हुआ है कि जो आपका डेमोक्रेसी है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में थ्रेट में रही है, इट हैज़ बीन अंडर थ्रेट इन द पीरियड ऑफ पैंडेमिक, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए था। ये इंस्टीट्यूट आइडिया इंस्टीट्यूट ज़रूर याद रखना कहाँ पर है, तो ये स्वीडन स्टॉकहोम में है, ठीक है ना। गूगल टू पे फॉर न्यूज़ कंटेंट, अब गूगल ने डिसाइड किया है कि वो कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील, ऐसी कंट्रीज़ में अभी इसने पायलट की तरह स्टार्ट किया है बेसिकली। तो गूगल विल बी पेइंग पार्टनर्ड मीडिया पब्लिशर्स इन 3 कंट्रीज़। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ऐसी कंट्रीज़ जो हैं ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया हो गई, और आपकी एक और कौन सी कंट्री थी, जर्मनी। तो ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यहाँ पे गूगल पे करेगा, जो पेड मीडिया कंटेंट है उसको पे करेगा ताकि एक जो जर्नलिज्म ऑफ करेज है, एक अच्छा जर्नलिज्म डेवलप हो सके। तो गूगल के वाइस प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया है दैट दे विल बी पार्टनरिंग विद द पब्लिशर्स इंक्लूडिंग द स्पीगल ग्रुप इन जर्मनी। जर्मनी में स्पीगल ग्रुप जो है, श्वार्ट्ज मीडिया जो है आपकी ऑस्ट्रेलिया की, एंड ब्राज़ील की डियारियोस एसोसियाडोज, ओके। तो डियारियोस एसोसियाडोज ये आपका ब्राज़ील का है। कंट्रीज़ के नाम याद रखना। तो यहाँ पे कुछ महीनों के लिए अभी इनके साथ कोलैबोरेट किया जाएगा, इनका कंटेंट फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा, जो पेमेंट होगी वो पे कर देंगे यूज़र्स के लिए, यूज़र्स को फ्रीली ये अवेलेबल रहेगा इनके लिए, और जो भी पेमेंट होगी गूगल करेगा इन लोगों को, इन कंपनीज़ को करेगा, ताकि और ज़्यादा प्रमोट हो सके, ऐसे मीडिया हाउसेस और ज़्यादा प्रमोट किए जा सके। तो ये गूगल का ये इनिशिएटिव है, दैट इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है। ओजोन पोल्यूशन सीज स्पाइक रिपोर्ट। अब एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि जो ओजोन का पोल्यूशन है, ओजोन का लेवल है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इन द लॉकडाउन पीरियड। काफ़ी बड़ा एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट है ओजोन। अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में तब तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है, लेकिन अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में आ जाए, जो लोएस्ट लेवल होती है ट्रोपोस्फेयर, वहाँ पर अगर आ गया ओजोन तो फिर वो आपके पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है, इरिटेशन क्रिएट करता है, इचिंग क्रिएट करता है, आइज़ में जलन आती है, ये सारी चीज़ें जो है वो ओजोन के होने के कारण हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो बहुत सारी सिटीज़ में इसका जो पोल्यूशन लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये किसने बताया, तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ऐसा बताया। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ये चीज़ के बारे में बताया है। तब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है क्या। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च है एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि दिल्ली में बेस्ड है, ओके। तो नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है। 1980 में बनी थी, अनिल अग्रवाल ने इनको फाउंड किया था, आई थिंक अनिल अग्रवाल द्वारा ये फाउंडेड है। एंड इट वर्क्स एज अ थिंक टैंक ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट इशूज़ इन इंडिया। तो एनवायरमेंट डेवलपमेंट इशूज़ के बारे में थिंक टैंक की तरह काम करता है, पुअर प्लानिंग के ऊपर सोचता है, क्लाइमेट शिफ्ट
शिफ्ट के बारे में बताता है, जो इंडिया में सुंदरबंस का डिवास्टेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग बताता है। तो ये सारी चीज़ें सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट करता है। 1980 में बना था, नॉट फॉर प्रॉफिट है, अनिल अग्रवाल द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। ओजोन जो है बेसिकली वो सनी वेदर का प्रॉब्लम है, क्यों है आगे बताता हूँ। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, इट इज़ नॉट डायरेक्टली एमिटेड बाय द सोर्स। ओजोन कोई डायरेक्ट पॉल्यूटेंट नहीं है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है जो कि डायरेक्टली सोर्स से निकले। इट्स अ सेकेंडरी टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन से बनता है। जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलते हैं VOC से, यानी कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलते हैं वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू, जो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एंड गैसेज इन एयर। जब इनके साथ इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में NOx ये मिलते हैं, तो तब जाके आपका ये ओजोन बनता है, ठीक है ना। एंड इट कैन बी कर्टेल्ड ओनली इफ द गैसेस फ्रॉम ऑल सोर्सेज आर कंट्रोल। अगर इनके सोर्सेज की गैसेस को रोकोगे तब जाके ये कंट्रोल होगा, ठीक है ना। FATF रिपोर्ट्स फ्लैग्स वाइल्ड लाइफ ट्रेड। अब FATF ने अपनी पहली ग्लोबल रिपोर्ट निकाली ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, याद रखिएगा। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब अभी तक आपको क्या पता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में बना था, G7 ग्रुप के कारण बना था, G7 के इनिशिएटिव पे बना था। और FATF जब बना था तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बना था, और 2001 में इसके अंतर्गत टेरर फाइनेंसिंग को इंक्लूड कर दिया गया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर। अब इस बार FATF ने पहली ग्लोबल रिपोर्ट निकाली ऑन द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। और FATF ने डिस्क्राइब किया है कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है वो ग्लोबल थ्रेट है, इट्स अ ग्लोबल थ्रेट, जिसका कि लिंकेज अभी ड्रग ट्रैफिकिंग, मॉडर्न स्लेवरी एंड आर्म्स ट्रेड के साथ भी किया जा सकता है, ठीक है ना। लगभग $23 बिलियन एक साल में, इतना ज़्यादा ये रेवेन्यू जनरेट करता है, इतनी ज़्यादा करप्ट इंडस्ट्री है ये। और जो रिपोर्ट है बेसिकली उसका द मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट कह सकते हो आप इसको, द मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट। ये पहली रिपोर्ट है जिसमें FATF ने इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के बारे में बताया, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो दिस वॉज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। इन स्पेस विल बी अ स्पेस इंडस्ट्री रेगुलेटर। अब इन स्पेस क्या है बेसिकली, इन स्पेस और इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। इन स्पेस का मतलब क्या है, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। नाउ इट इज टाउटेड एज अ बॉडी दैट विल इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंडियन इंडस्ट्री इन अ फास्ट ग्रोइंग ग्लोबल स्पेस सेक्टर। तो ग्लोबल स्पेस सेक्टर में इंडियन स्पेस इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करने के लिए इन स्पेस को बनाया जा रहा है। बेसिकली इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है, ये इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं इन द ग्लोबल स्पेस मार्केट। इट विल फंक्शन ऑटोनॉमसली पैरेलल टू इसरो। याद रखिएगा कि इट विल फंक्शन ऑटोनॉमसली एंड पैरेलल टू इसरो, है ना, विदाउट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम इट। याद रखिएगा, ये इसरो का काम नहीं करेगा, लेकिन उसके इंडिपेंडेंट और उससे ऑटोनॉमसली ये एक्ट करेगा। The entity was approved by the Union Cabinet on Wednesday and was unveiled by Minister of State for Space. तो Minister of State for Space ने इनको प्रमोट किया, अनवील किया। इन स्पेस क्या होगा, इट विल हैव इट्स ओन डायरेक्टरेट फॉर टेक्निकल, लीगल, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड एक्टिविटीज़ प्रमोशन। तो इनके लिए अपना खुद का पूरा डिपार्टमेंट होगा इन स्पेस का। अभी एक साल पहले ही NSIL भी बनाया गया था, जिसको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कहा जाता है। तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, इट विल बी स्ट्रेंथेंड एंड एम्पावर्ड विद अ लार्जर रोल इन व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ कॉल्ड द न्यू ओपन एंड इंक्लूसिव स्पेस सेक्टर। तो न्यू ओपन इंक्लूसिव स्पेस सेक्टर के लिए आप कहना चाहिए कि NSIL जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया गया था अभी लास्ट ईयर। थोड़ा NSIL के बारे में बताता हूँ। NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 6 मार्च 2019 को अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में इसको सेटअप किया गया था। इसका बेसिकली जो मेन एम है दैट इज़ टू स्केल अप द जो आपका इंडस्ट्रियल तरीके का स्पेस सेक्टर है, स्पेस का इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्लोबल लेवल पे इसको कॉमर्शियलाइज करने के लिए, इसको प्रमोट करना, इसका NSIL का काम भी है, ठीक है। तो उसको करने के लिए कह सकते हैं आप कि इन स्पेस बनेगा एंड एक तरीके से इंडस्ट्री कंसोर्टिया को ये इनेबल करेगा। एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनको कि जैसे लॉन्च सर्विस हो गई, सैटेलाइट प्रोडक्शन हो गया एंड लॉन्च व्हीकल हो गया, इनको एक तरह से कहना चाहिए कि स्पेस बेस्ड सर्विसेज को ग्लोबल लेवल पे ले जाएगा। इंडिया की जो स्पेस बेस्ड सर्विसेज हैं इनको ग्लोबल लेवल पे ले जाने का काम इन स्पेस का रहेगा।
ठीक है ना। अब एक नेविगेशन पॉलिसी भी आने वाली है, तो अ न्यू सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी विच हैज़ स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एलिमेंट टू इट इज बीइंग प्रपोज्ड। तो एक नई स्पेस सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी जो है, सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी जिसका कि मिलिट्री का एलिमेंट इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी प्रपोज किया गया है। द ओल्डर वंस नेमली द रिमोट सेंसिंग डाटा पॉलिसी, ये और दूसरा सैटेलाइट सैटकॉम पॉलिसी ऑफ 2000, ये आर बीइंग रिवाइज, दीज आर रिवाइज। तो इसके पहले जो पॉलिसीज चल रही थी वो चल रही थी रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी एंड आपका सैटकॉम पॉलिसी 2000 की थी ये, दे आर बीइंग रिवाइज्ड एंड दीज आर अपार्ट फ्रॉम द प्रपोज्ड पॉलिसी फ्रॉम द स्पेस एक्टिविटी दैट हैज सीन अ ड्राफ्ट। तो अब ये जो बेसिकली जो नई पॉलिसी है, नई सैटेलाइट नेविगेशन पॉलिसी, ये डिफरेंट है और जो पुरानी पॉलिसीज है उनको रिवाइज भी किया जाएगा, तो उनको रिवाइज किया जाएगा और ये नई पॉलिसी को लाया जाएगा। एंड इन स्पेस विल बी इन द प्लेस इन 3 to 6 मंथ, 3 से 6 महीने में आ जाएगा ये। एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है इमीडिएटली स्टार्ट कर लेगा जो एप्लीकेशंस है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इनकी एप्लीकेशन अभी से लेना शुरू कर देगा। और इन स्पेस जो रहेगा वो एक इंडस्ट्री रेगुलेटर की तरह काम करेगा, कमर्शियल सेक्टर में रेगुलेटर की तरह काम करेगा। NSIL तो उसकी वो ब्रांच है जो उसको प्रमोट करती है इंडस्ट्रीज़ को इन द स्पेस सेक्टर, लेकिन ये जो बेसिक रेगुलेटर रहेगा वो इन स्पेस ही रहेगा। सो यहाँ पे ये न्यूज़ थी। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। ये आज की न्यूज़ आइटम्स थे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।